बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं शकरगढ़ में। और शकरगढ़ आप जानते हैं पंजाब और डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की एक आखिरी तहसील है और ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पर वाक़। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये तहसील पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से पहले भी गुरदासपुर ज़िला जो था उसकी तहसील रही है, उसका मरकज़ रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि एक सदर मकाम रहा है इसका। ये तहसील इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी इसी तहसील से स्टार्ट होता है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 96.6% जो लोग हैं वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी से ज़्यादा जो है यहाँ लिटरेसी रेट है। और इस वक्त आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद यूसुफ तूर साहब, एक ऐसी शख्सियत जो मुमताज़ कानूनदान भी थे और अपने ही जो बार है उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, 2 दफ़ा आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपने सियासत में क्या खिदमत पेश की, समाजत में उनका क्या रोल था, और कचहरी के मामलात में चूँकि जिस तरह से वो सदर भी रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को सर अंजाम दिया है, इस पर बात करेंगे। और उनके बड़े भाई जो ज़करिया तूर साहब है वो भी कानूनदान हैं, और ज़ैनुल आबिदीन यूसुफ तूर साहब मुमताज़ कानूनदान, समाजी सियासी शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और PP47 के उम्मीदवार MP है। और मैनिफेस्टो क्या है उनका, सियासत में कब और कैसे आए हैं, सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूज़ करने का पर्पस क्या है, क्या सियासत में एक मेजॉरिटी जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म उनको कैसा लगा, किस तरह से उनका एम्बिशन बना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं बार के, और इसी तरह से 2 दफ़ा वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं अपने फादर की तरह। तो क्या खिदमत पेश की हैं बार की बेहतरी के लिए, उन्होंने क्या सर्विसेज जो हैं सर अंजाम दी हैं। बेंच और बार का डिस्टेंस जो बड़ा देखा जाता है कि काफ़ी कचहरी के मैटर्स में ये बड़ा मैं समझती हूँ कि कलीदी रोल अदा करते हैं, तो उसमें इनका क्या रोल है। आइए आपकी मुलाकात ज़ैनुल आबिदीन साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का फजल, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा आपके साथ ये है कि वकालत या कानूनदान से लेकर सियासत तक का सफ़र कब, कैसे और क्यों चूज़ किया आपने? मेरे वाले साहब अंजुमन शहरियों के सदर थे जो शकरगढ़ में बनी हुई थी। वो करती थी शहरियों, जो शहर के लोग थे उनके, और ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए काम। मेरे वालिद साहब उसके कुछ तकरीबन 15 साल सदर रहे हैं बिला मुकाबला। उसके अलावा मेरे वालिद साहब थे तहरीक इस्तिक़लाल के ज़िला सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी। पहले हमारा चूँकि ज़िला सियालकोट था, नारोवाल में बना। और ज़ियाउल हक़ के मार्शल ख़िलाफ़ उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी, वो जेल में भी रहे थे। शुरू से ही हम देखते आ रहे थे वालिद साहब की सियासत में। वो आप सियासत करें, आपकी ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन आपके लाशऊर में वो चीज़ें रह जाती हैं जो आप बचपन में देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे लाशऊर में था वो अब मेरे शऊर में आ गया और मैं सियासत में आ गया। वो वालिद साहब की जो मोटिवेशन थी, वो उनकी जो ज़िंदगी थी, उसके लिहाज से मैं सियासत में आ गया। इसके अलावा अगर आप जिस तरह से माशाल्लाह से रोशन जो माजी रहा है आपके फादर का, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छे से आप डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। आप उम्मीदवार MP हैं, मैनिफेस्टो क्या है आपका? जी, मैनिफेस्टो ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब शकरगढ़ की आबादी 20,000 थी ना, उस वक्त शकरगढ़ में 3 स्कूल थे जो मैट्रिक तक तालीम प्रोवाइड करते थे। एक कॉलेज था लड़कियों के लिए, एक कॉलेज था लड़कों के लिए। अब ये बने थे 1971 के राउंड, ये तीनों स्कूल। अब शहर की आबादी हो गई है 1.5 से 2 लाख। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज भी 3 स्कूल ही हैं। अच्छा। जो 52 साल पहले थे, 52 साल के बाद भी गरीब लोगों के लिए स्कूल 3 ही हैं, जबकि लिटरेसी रेट जो है वो 97.6% है। वो मजबूरन लोगों को अपने बच्चों को दाखिल करवाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल्स में। सही। वो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से वो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वगैरह गरीबों के लिए स्कूल 3 ही है आज तक। किसी ने उनमें बढ़ोतरी की कोशिश नहीं की, किसी ने नया कॉलेज बनाने की कोशिश नहीं की, ना बच्चियों के लिए ना बच्चों के लिए। अब उसी को ही पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया। अब सोचें एक बात को, एक कॉलेज कितना बोर्ड सहार सकता है। वो हो सकता है उसकी कैपेसिटी 200 बंदों की हो, उसमें आप ला रहे हैं 1000 बंदा, उसमें बच्चियाँ भी आ रही हैं, फिर कैसे सब कुछ मैनेज होगा। ये तमाम वो बातें हैं। एक बात यह थी। नंबर 2 बात, हमारे शहर में एक मसला था बहुत ज़्यादा सीवरेज का।
यहाँ पे मोहल्ले हैं हमारे पुराने, जी, जी। उनकी सीवरेज है। जब मैं छोटा सा था ना, 4-5 साल का, घर में इजलास होना, पूरे शहर के लोगों ने इकट्ठे होना और वहाँ पर कहना कि जनाब चौकी में डूब गया जी, वो जी कब्रस्तान डूब गया जी, वो जी सचो साहब वो जनाब वो दूसरा मोहल्ला क्लब घर डूब गया जी, जी, जी। बारिश बहुत हुई है। अब मेरा एक छोटा सा बच्चा मेरी उम्र का हो गया है, 3 साल का। अल्लाह के फजल से मसाइल वही हैं सही। जो मैंने बचपन में देखे थे अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में, मसाइल जो लोग उस वक्त डिस्कस करते थे, आज भी वही मसाइल हैं। मसाइल का हल आज तक किसी ने नहीं किया। गो के ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी है, क्योंकि इसमें मैं समझती हूँ कि जिस तरह गुरुद्वारा है जी जी। और इसमें काफ़ी लोग आते भी हैं इंटरनेशनल सतह पर, फिर इसके मैंने कहा कि कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ। जो सियासतदान हैं हमारे, जो सियासत करते हैं, उनको पता है कि हमें वोट मिल ही जाने हैं, तो हमें काम करवाएं या ना करवाएं, हमें मिल ही जाने हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की कि हम जनाब ये काम कराएं, ये काम करवाएं, ये काम करवाएं, क्योंकि उन्होंने 2-3 गुमाश्ते रखे होते हैं, वो 2-3 गुमाश्ते ही सारे काम करते हैं। उनके आगे पुलिस को डील करते हैं, बाबा को डील कर लिया, और जो बाकी मामला रेवेन्यू के वो डील कर लिए, तो बस बात खत्म हो गई ना। अब लोग उस वक्त तो नहीं सोचते, लेकिन जब वोट डाल लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि यार गलती हो गई हमसे, लेकिन फिर वही गलती करते हैं, गलती पे फिर दोहराते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ दुरुस्त होगा, और मेरे पास प्लान है कि इंशाल्लाह ताला इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। प्लान वही है जिसे आपने देखा होगा, लाहौर में बहुत पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं इकट्ठा होता, अब नहीं होता। अब अगर अब बारिशी पानी को आप इस्तेमाल कर लें, उसको आप अपने रिजर्वायर्स बना लें, तो ठीक हो जाएगा हर चीज़। इस बात पर कोई तवज्जो नहीं होता यहाँ। वो कहते हैं कि शायद हमारी ये काम कौन सा करने वाला है, क्योंकि हम दिखावे कायल हैं। घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, अगर हमने कोई काम किया तो वो तख्ती बड़ी सी लिखनी चाहिए, तो वो ज़मीन के ऊपर नजर आना चाहिए, ज़मीन के नीचे नजर नहीं आना चाहिए। ज़मीन की सतह भले नीचे हो, लेकिन उसको थोड़ा ऊंचा करके लगा, उसको थोड़ा सा ऊंचा करना चाहिए। अब हमारे सियासतदान इस बात के कायल हैं, मैं इस बात के कायल नहीं हूँ। मैं इस बात के कायल हूँ कि आपने काम करना है, तख्ती लगे ना लगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तख्ती कब्र पे लग जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं करने वाली, वो भी 30-35 साल रहती है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। अब अगर काम किए हों, देखिए शेरशाह सूरी था, उसका दौर इक़्तिदार है 4.5 साल, ये 3.5 साल, आई थिंक मैं थोड़ा सा हो गया हूँ, 4.5 साल था। 4.5 साल में उसने तमाम काम किए। 4.5 साल में उसने रोड्स बनवाई, उसने सराय बनवाए, उसने डाकखाने का निज़ाम बेहतर कर दिया, उसने पुलिस का निज़ाम बेहतर कर दिया। सिर्फ 4.5 साल में उसने कानून साजी बेहतर की। उसने देखे जो हमारे खसरा नंबर आज भी चल रहे हैं ना, ये तमाम उसने लाए थे। अगर उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, अब अगर 4.5 साल में उसने ये दुरुस्त कर दिया था, तो 4.5 साल बहुत होते हैं। आज तक उसका नाम है, कहीं उसकी तख्ती नहीं लिखी, मैंने देखी आज तक, सही किसी ने भी नहीं देखी हुई। बल्कि अब बात एसेट किया है, तो आज जो उसका किला है वही है, वो मतलब बल्कि खस्ता हाल हो चुका है। जी खस्ता हाल हो चुका है। अब बात यह है कि काम करेंगे, अवाम में ज़िंदा रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अवाम भूल जाती है। किसको पता है कि 2005 में सिंध का CM कौन था, लेकिन जिसने काम किया होगा, जिसने ड्रिल किया होगा, लोग उसको याद करेंगे, यार वो बंदा ठीक से। ये बात आपका एम्बिशन है, मैनिफेस्टो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है पंजाब के, स्पेशली डिवीज़न गुजरांवाला में, कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जिसने हमें आज़ादी दिलवाई, मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी। व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन मुस्लिम लीग नून एंड द पार्टी ऑफ कायद-ए-आज़म? यार जो बंदा ये बात कहता ना कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ादी दिलवाई, उससे बड़ा जाहल कोई नहीं। देखें 47 में मुस्लिम लीग तो तकसीम हो गई थी 1930s में ही, जब सर शफी ने अपनी मुस्लिम लीग लहदा बना ली और बाबा कायद की मुस्लिम लीग लहदा थी, बाद में ये इकट्ठे हो गए, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मुस्लिम लीग टूटी थी 1954 में, जब बांग्लादेश के लोगों ने तमाम तर सीटें दे दी दूसरी पार्टियों को, मुस्लिम लीग को एक सीट नहीं मिली बांग्लादेश में से। उसके बाद कन्वेंशन लीग बनी, मुस्लिम लीग कन्वेंशन बनी अयूब खान के दौर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गई, फिर भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो साहब के एंटी जो थे लोग, वो तमाम जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर आ गए। उस वक्त तो मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। फिर आगे ज़िया साहब आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ज़िया साहब आ गए, जुनेजो लीग बन गई, फिर मुस्लिम लीग जीम बन गई, मुस्लिम लीग चे बन गई,
जब नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून बना दी। पहले ये बना था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 1990 में, जब ये पीएम बने उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया और मुस्लिम लीग नून बना ली। इनका पाकिस्तान बनाने से क्या था कि पाकिस्तान बिगाड़ने से ताल्लुक है, बनाने से कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि लोगों को माइंड वो था शेख मुजीबुर रहमान, उसको तो हमने गद्दार कह दिया था, तो फिर मुस्लिम लीग कहाँ गई? वो तो नारे वाले ही हमने गद्दार कह दिया हुआ है, तो फिर मुस्लिम लीग तो उसके साथ ही खत्म हो गई थी। जी जी। वो ये सिर्फ एक लोगों को जज्बाती करने के लिए बातें हैं, बाकी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी कितने नवाज शरीफ साहब जो कितने बाबा कायद, ये हमारी रेड लाइंस हैं। मोहतरमा फातिमा जना हो गई, नवाज शरीफ साहब बाबा कायद हो गए, ये हमारी रेड लाइंस हैं। कोई इन जैसा नहीं हो सकता, बेशक मेरा ही लीडर हो, वो कोई नहीं है उस जैसा एक्यूरेसी वाला, उन जैसा। ये हमारी रेड लाइंस है ना, हम उनको उन तक नहीं जा सकते, वो हमने रेड लाइंस को टच भी नहीं करना। अच्छा, अगर हम बात करें शकरगढ़ की सियासत की तो बड़ा मतलब मेरे माइंड में एक बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी बात है और बड़ी हैरत अंगेज़ इसलिए है कि इतने साल का ड्यूरेशन गुजरा, सियासत में बड़े बड़े नाम आए, आज भी सस्टेन है। डिलीवर करने की बात आए तो वही बहुत पुराना जो सिस्टम है वो चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ पे कुछ सियासतदान ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों को लतीफ़े सुनाए, गंदे लतीफ़े सुनाए, अच्छे लतीफ़े सुनाए और अपना वोट लिए और साइड पर बैठ। कुछ सियासतदान ऐसे थे जिनकी जो इन्वॉल्व हो गए अपनी ज़ाती दुश्मनियों में, अब लोग उनको बुरा समझना शुरू हो गए। अब उनको वोट इस वजह से नहीं मिलता कुछ लोगों को, जो MNA की हद तक, कि उनकी को अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उनको वोट इसलिए मिलते हैं कि उनका जो मुखालफ है उनका, लोग उनको वोट नहीं करना चाहते उसकी ज़ाती दुश्मनी की वजह से। सही। अगर वो उनके मुखालिफ ना हो तो फिर इनको भी समझ चल जाए कि हम अवाम में कितना साथी है, इतनी सी बात, उसके अलावा कोई बात नहीं। मुमताज़ कानूनदान हैं आप, कानून के तमाम पेचों हम बहुत अच्छे से जानते हैं। थ्योरी प्रैक्टिस माशाल्लाह से आपका बड़ा एक नाम है, जनरल सेक्रेटरी रहे, सदर भी रहे। आपने अपनी कुचहरी के लिए क्या डिलीवर किया, और अगर हम बात करें कानून की, कानून साजी के लिए आपकी क्या राय है? तो कचहरी शकरगढ़ में कचहरी कायम हुई थी 1927, जब ये यहाँ पे काम शुरू हुआ था वकला, थोड़े से वकला, ये जहाँ पे आप मुझे मिली है ना अभी, वो जी जी ओल्ड कचहरी है हमारी। उसके बाद जब मैं सेक्रेटरी बना, मेरे साथ सदर साहब थे, फिर हमने वर्कआउट किया तो हमने वकला के चैम्बर्स की जगह ली, वहाँ पे पर कम्प्लेक्स बनवाया, बाद में वो वहाँ पे अलॉटमेंट्स भी हुई जब मैं जनरल सेक्रेटरी। अब जब मैं सदर बना हूँ सेकेंड टाइम 2021 में, जी जी, तो चीफ साहब से मुलाकात करके, जो आप यहाँ से आई हैं तो थोड़ा सा इधर जाएंगे तो कम्प्लेक्स बन रहा है हमारा, यहाँ से जाते हुए ना लेफ्ट हैंड सही कचहरी का, वो मैंने 1 सदी के बाद जो कम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, वो अल्लाह की फजल से, मेरी माँ की जूतियों के सदके, वो सिर्फ और सिर्फ आप जो शख्स आपके सामने आगे साथ बैठा उसकी वजह से बात, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा ये छोटी सी बात, जो ओल्ड हमारे हाउसेज होते हैं ना, जो पुराने घर जो वो बने थे पुराने स्टाइल के, जो हमारे ओल्ड ब्लॉक्स हैं वो भी उसी स्टाइल में बने होते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वाशरूम वगैरह वगैरह जो होती हैं वो वहाँ पे नहीं होती। अब मैंने जब ये मेरा टर्नओवर आया तो मैंने इसमें जज साहब से मिलके, चीफ साहब से मिलके नए वाशरूम्स भी बनवाए। जो एक पुराना ब्लॉक था, जो हमने ब्लॉक बनवाया था 2013 में 14 में, वो उसको रेनोवेट किया, और उसको रेनोवेट ऐसा किया कि अगर आप यहाँ वहाँ पे एंटर होंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये चीज़ बनी हुई है, आपको देखिए। चलें, अब उन्होंने जो वहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कोई वहाँ पे गाड़ी जाने पर लगाई हुई थी, चूँकि नीचे टायर लगी हुई थी, वो ख़राब हो जाती है। अब और इसके अलावा मैंने कोशिश की कि जो वकला का एक मुकाम है शकरगढ़ में, जो वकला का एक इंटेग्रिटी है, उसको बहाल किया जाए। और ये जो अक्सर सदूर साहबान हमारे जो हैं वो जाके बैठते थे DSP के साथ वगैरह वगैरह, मैंने इन बातों से अवॉइड किया। मैंने कहा जिसने मिलना हमारे साथ बाहर में आके मिलने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाके किसकी टोटी करने। अब ये तमाम था। अब आपने किया कानून साजी की बात, मैं कानून साजी के लिए आपको एक बात कहता हूँ छोटी सी। सर, कानून साजी से मुराद मेरा इम्प्लीमेंट है, एक तो होता है ना हमारा इम्प्लीमेंटेशन करवानी है इंतज़ामिया ने। एग्जैक्टली। अब इंतज़ामिया में जो भर्तियाँ होती हैं पुलिस की, जो होती रही हैं, जो अब जिनको अब 10-10 साल हो गए हैं, वो अल्लाह की फजल से हुई हैं सियासी भर्तियाँ। उनको पता है कि हम कुछ करें
हम कुछ ना करें, हमें कुछ नहीं होना, क्योंकि हमें कुछ होगा, हमें कोई ना कोई MPA कोई ना कोई MNA आके चलेगा जिसके वो परवरदा होंगे, जिसके वो होंगे। अब यहाँ पर मामला ये है कि अगर किसी रक्शे वाले को जुर्माना किया जाता ना तो वो MP साहब को फ़ोन करते। यहाँ पर अगर किसी मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं ना तो अब उसको छोड़ देते हैं। जिस बंदे को छोड़ दिया जाता है पकड़ के उसके गलत काम करने पर, क्या उसका दिल नहीं बढ़ेगा? अब रोड पे जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक पुलिस है, उनकी सबसे बड़ी वजह इलाके का SHO। अगर उसके इलाके में कोई बंदा के पास गाड़ी आई है और वो बगैर लाइसेंस के है तो वो क्यों उसको नहीं पकड़ते? बिल्कुल सही। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो चालान क्यों नहीं करते? सही। अब ये काम इंतजामिया ने करने हैं। इंतजामिया ढीली ढाली सी है, वो कुछ करना नहीं चाहती। ACDC साहबान जो हैं वो अपने दफ्तर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। तेल जो उनको मिलता है ना महाना खर्च के लिए, वो घर जाने के लिए खर्च करते हैं। गरीबों के लिए उनके पास कुछ नहीं है, फ्रैंकली मैं बात करूँगा। अब इंतज़ामिया ACDC हैं, जब MNA या MPA जो साहबान है वो उनसे अपने कोटे लेंगे, उनसे ठेके लेंगे तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करेंगे वो? अब जब DC का दरवाजा खुला होना चाहिए हर वक्त, वो बंद क्यों होता है? उसके बाहर अर्दली क्यों बैठा हुआ है? वो तो हर वक्त खुला होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ वो खुला होना चाहिए और हर बंदे को उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं, वो इसलिए कि क्योंकि अल्लाह के फजल से करप्ट लोग पैदा किए हैं। 85 से लेके अब तक जितना गंद हमने डाला है ना वो भी तारीखी है। अगर जब तारीख लिखी जाएगी ना तो यही लिखा जाएगा जनाब 85 में गंद, 98 में गंद, 90 में गंद, ये गंद ही लिखा जाएगा सब कुछ। सही। उसके अलावा ईमान में कुछ नहीं आया। अब शायद कोई मुस्तकबिल में अल्लाह पाक बेहतरी ले आए। मैं बात करती हूँ बार और बेंच के बारे में। बेसिकली जब भी कोई साइल आता है तो चूँकि आप कानूनदान हैं, दैट्स वाई आई वांट टू टेल यू या आई वांट टू ऑब्जर्व यू कि किस तरह से आप लोग साइल के साथ आपकी डीलिंग क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बार और बेंच का, उस डीलिंग में आप क्या राय देंगे? देखिए, जब केस कोई आता है ना हमारे पास, फ्रैंकली बात मैं करूँ तो 80% हमें पता होता है कि इस केस में क्या करना है। एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए, मैं कई दफ़ा मैंने कहा है लोगों को आपकी बेल खारिज हो जाएगी, वो मंजूर हो जाती है, वो उसकी मुकद्दर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना वो मेरिट को फॉलो नहीं करता। जिन मुल्कों में मेरिट नहीं होता वहाँ पे मुकद्दर पर बड़ा यकीन होता है कि मेरे मुकद्दर क्योंकि मेरिट जो नहीं है, अगर ये यही बात इंग्लैंड में हो तो वहाँ पर मेरिट चलता, मुकद्दर नहीं चलता। जो मेरे लिए है वो किसी और के लिए भी है। यहाँ पे मुकद्दर चलता है, वहाँ पे मेरिट चलता। सही। वो कई लोगों की किस्मत ऐसी है कि उनकी जमानतें हो जाती हैं। मैं असल में फौजदारी ज़्यादा करता हूँ, उसके बारे में बात करूँगा आपको। सिविल में भी ऐसा है, पता होता है कि ये जो दावा है ये सिरे चढ़ना है ये नहीं चढ़ना। मेरी कोशिश यही होती है, मैं अक्सर लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं, मैं बता देता हूँ कि यार थोड़ा काम जो है ना, आपके लड़के को ज़ाहिर मौत हो जाती है बेचारा। इसका ना फ्रैंकली बात है कि जब तक एडिशनल सेशन जज और सिविल जज इनकी रिक्रूटमेंट में जो मातहत अदलिया है, मातहत अदलिया में मतलब सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सिविल जज, मजिस्ट्रेट, जब तक ये इन्वॉल्व नहीं होंगे इनकी रिक्रूटमेंट में, आपकी मातहत अदलिया बेहतर नहीं हो सकती। 2 साल सिर्फ मुद्दत है सिविल जज की। और मुझे बताए ना 2 साल में तो बच्चा तक चलना नहीं सीखता तो वो कानून सीख जाएगा, उसने फैसले करने आगे जाकर। सही बात है। उसका टर्नओवर बढ़ा के 5 साल करें। ऐसे ही एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनको थोड़ा सा अब होता है। यहाँ पे बेंच की बात कर रही है, बेंच हम में से आना ना, तो जितने हम पढ़ेंगे बेंच ने भी उतना ही पढ़ा होना। वकील जज बनना ना, तो जितने वकील पढ़ रहे हैं जज ने भी वैसा ही पढ़ना बेचारे ने, और उसने कहाँ से कोई उसको वही तो नहीं आ जानी। इसलिए फुकदान जो है ना वो हमारे पार्ट पे ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। वो इसलिए कि हम अमीर होना चाहते हैं। हम ये तो देखते हैं कि यार वो फलां वकील के पास गाड़ी है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे कष्ट कितना था उसका। हमने सिर्फ उसकी एफर्ट काउंट होती है, उसका हम जिक्र नहीं करते। हम एफर्ट का जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ उसकी गाड़ी देखते हैं। सही।
हम बात से बात निकलती है, हम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, हम इमरान खान को पिछला 22 साल नहीं देखते, पिछले 27 साल जो वो नहीं देखते हम सिर्फ ये देखते हैं वो ये बन गया प्राइम मिनिस्टर। हाँ। पीछे क्या है वो भी देखें, कितनी एफर्ट है, ये बात है। अब हम फॉल्ट ये है कि हम एज ए नेशन, होल नेशन, हम काम करने का नहीं, हम ज़्यादातर काम चोरी करते हैं, हो रही खुद ही हो रहे बस ऐसा, मतलब मोट जाती हो जाए मुकद्दर मैरिज जो नहीं है। आज एक स्पेसिफिक बात आपने बता दीजिए, फेट जिसको हम कहते हैं कि दैट्स कॉल्ड अ फेट, लेकिन ये फेट नहीं होती, ये समझने के लैक ऑफ मेरिट है। एग्जैक्टली लैक ऑफ मेरिट है। अच्छा, अगर बात अब मैं थोड़ा सा सियासत की तरफ टर्न लेते हैं, क्योंकि वकालत पर हमने बात कर ली। सियासत में इमरान खान साहब को चूज़ करने का पर्पज़, व्हाट्स द स्पेसिफिक डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिशियंस, जिसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन आपके फादर की लाइफ में भी आपने चलें बचपन में देखे, लेकिन इमरान खान में आपने डिफरेंस क्या देखा? देखिए, मैं हर इंसान का जो बुनियादी हीरो होता है सबसे पहले उसका बाप होता है। हर इंसान, बच्ची हो बच्चा हो, उसका बुनियादी हीरो उसका बाप होता है। मेरे वाले साहब जो हैं वो जब खड़े हो जाते किसी बात पे, उनको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती थी। उनका बेटा भी नहीं, उनकी बीवी भी नहीं, उनके माँ बाप भी नहीं, वो डिटर्मिन्ड है डैड से। अब ना इंसान पूरी ज़िंदगी जिसका दिल साफ़ हो, उसने तमाम ज़िंदगी उस बंदे को फॉलो करना है जो प्रिंसिपल पर रहेगा, क्योंकि उसने देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हुआ। देखें, जिस बच्चे की माँ नमाज़ पढ़ती है ना, उसका बच्चा जाए नमाज पे सोना सीख जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन घरों में कुछ और चीज़ें पी जाती हैं ना, उनका बच्चा बिल्कुल, मैं समझ, छोटे होते ही ये काम शुरू कर दे। सही बात है। बाकी अल्लाह पाक के पास है, वो हो सकता है बहुत लेकिन ये कि कहते हैं कि जो घर में बच्चा सीख रहा है वही करेगा। जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा वो ये था कि असूलों पे खड़े हो जाओ, और ये जो है ना सरमायादार, ये मेरिट वाले लोगों को और गुराबा को सियासत दूर कर रहे हैं, जबकि सियासत सबका हक है जी, जमहूरी हक। और जब जनरल वाशिंगटन ने जब अमेरिका बना था तो उस वक्त उसने कहा था, जो उनके बड़े थे, कि सियासत में ताजर और जर्नैल नहीं आए, सियासत में नहीं आए। बिल्कुल सही। देखिए, एक ट्रम्प आया हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ज़िया साहब के दौर से लेके आज तक जितने ताजर हैं वे सियासत में आ गए। अब एक पेनाफ्लिक्स है, वो बनती है 1 लाख रुपए की, जी, वो बनती है 50,000 रुपये की। वैसी पेनाफ्लिक्स आपने लगानी है पूरे इलाके में, कोई 20। मुझे बताएं कि जो एक वर्कर है वो कैसे 20 पेनाफ्लिक्स लगाएगा? वो तो ताजा लगा सकता है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 करोड़ की, 5 करोड़ या 10 करोड़ कमाना है, बस इतना से काम है। वर्कर को दूर कर दिया गया है, हर तरह की जो काम करने वाले बंदे हैं उनको दूर कर दिया गया सेसेस। वो इसलिए कि वो पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको पैसे लोग देते भी हैं, वो अपने काम लेते हैं, और फिर जनाब तो तमाम लोग हंसी खुशी रहते हैं, और जो रावी है वो चैन लिखता है हर तरफ की, जनाब चैन ही चैन, कोई ऐसी बात नहीं। अब टाइम हैज़ चेंज्ड, और वक्त जो है वो किसी वर्कर को देने की ज़रूरत है। जी जी, आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे साथ पंजाब है, इंडियन पंजाब में उन्होंने एक मोबाइल ठीक करने वाले बड़े लड़के को MP बना दिया, ये बन गया, और चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बन गया। चाय बेचने वर्कर की कदर है। उन्होंने अपनी पार्टियों को अदारा बनाया हुआ है, कोई भी बंदा काम करे वो आगे आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब ये भी सरप्राइजिंग है ना कि मतलब एक बंदा चाय बेचता रहा तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जी जी, ऐसा ही। अब वो मौका देते हैं, जैसे हमारे KPK वाले मौका देते हैं। KPK वाले लोग भी बंदे को देख उसको मौका देते हैं, अगर वो डिलीवर करता है तो उसको दोबारा ले आएंगे। एक सिंध और पंजाब है जिन्होंने मौका नहीं दिया, वो तो बस हम तो सोए हुए हैं ना, शायद हम जाग रहे हैं इंशाल्लाह, इस दफा कुछ तो जागे हैं इंशाल्लाह जी, उम्मीद वासिक है। अच्छा, अगर बिंगा पाकिस्तानी या बिंगा कानूनदान में बात करूं तो फॉरेन फंडिंग केस क्या चीज़ है? क्या इसका कोई भी इम्प्लीमेंट जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर हो सकता है? और जितना ये लोग कह रहे हैं कि 4,500 वैसे अकाउंट्स हैं जिसमें 13 जो अकाउंट हैं जिनका ये कह रहे हैं अनरजिस्टर्ड हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को ये थ्राइस है
कि वो किसी भी पार्टी के चेयरमैन को सादिक यामीन के वो उस डेजिग्नेशन से हटा सकता है? क्या अथराइजेशन का कानून के मुताबिक क्या सर रहा है आपकी? कानून के मुताबिक सबसे पहले तो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं था, ये था प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, ठीक है। और ये आर्टिकल 6 के तहत तमाम बातें चल रही थी। अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसने किए हैं 3 पॉइंट्स। एक उसने कहा कि जनाब ये जो अकाउंट्स हैं ये कारपोरेशन के अकाउंट्स थे, मसला कोई नहीं था, उन्होंने कहा ये कारपोरेशन के अकाउंट्स है, हालांकि वहाँ पर भी पीटीआई है, जो यूएसए में है वो भी पीटीआई का अकाउंट है, जो यूके में है वो भी पीटीआई का अकाउंट है, जो बाकी मुल्कों में है वो भी पीटीआई का अकाउंट है। चलें इसको एक तरफ रखते हैं। एक तो उन्होंने कहा ये ममनुआ फंडिंग है, दूसरा उन्होंने कहा कि हम शो का नोटिस देते हैं कि क्यों ना हम इसको कॉन्फिस्केट करें इन फेवर ऑफ स्टेट। चलें ये 2 बातें होंगी। जो लम्हा फिक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती है, जो बात जो इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा है, वो मैं आपको बताने क्या है। अब कोर्ट में एक मैटर है, कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट किसी बंदे को सज़ा देती है तो उसको सज़ा दे के फ़ारिग करती है, उसका केस उस कोर्ट से फ़ारिग हो गया है, आगे एपलेट कोर्ट जाने और वो बंदा जाने, ठीक हो गया। अब ये दुनिया की तारीख का वाहद केस है जिसमें जो चेयरमैन है वो फैसला कर रहा है और वो कह रहा है कि ये ममनुआ फंडिंग थी, मैं इसको कॉन्फिस्केट करने की शोकस नोटिस जारी करता हूँ। और तीसरी बात उसने कही है कि मैं ऑफिस को डायरेक्ट करता हूं कि इसके अलावा भी जो कार्रवाई हो सके वो की जाए। यू आर अ नॉनसेंस, तुमसे बड़ा तो नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है कानून का एग्जैक्टली। अगर तुम नहीं कर सकते तो ऑफिस किस तरह कर सकता है? सही। ये जो बात है और सबसे आखिरी जो लाइन है ये उस पर सवाल उठा रही है, उसकी इंटेग्रिटी पर, सही, उसकी बातों पे। और ममनुआ फंडिंग में कोई और काम हो सकता ही नहीं। अब इन्होंने आर्टिकल 17(3) का हवाला दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो इन लाइन पे होने चाहिए। अब उसकी सज़ा नहीं है अगर नहीं होते तो। अब अगर ये 17(2) में जाते हैं ना, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने केस भेजना है सुप्रीम कोर्ट के पास। सही। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आया कि ये इस पर पाबंदी लिखनी भी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। अब जो दूसरी बात कही, जो सुबह से शोर पड़ा हुआ मीडिया पे कि ना बयान फी झूठा हो गया, बयान फी फॉर्म जो उनका बन था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इट इज़ इनएक्यूरेट, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स, इनएक्यूरेट। अब ये 2 लफ्ज़ हैं जिसमें डिफरेंस हमें। इनएक्यूरेट वो चीज़ होती है, जैसे देखिए मैंने आपको लिखा कि दिस इज़ 1 करोड़, मेरा एक सिफरा रह गया, ये इनएक्यूरेट एग्जैक्टली। फॉल्स वो है कि वो 1 करोड़ है ही नहीं, ये फॉल्स है। सही। अब सुबह से मीडिया ने शोर मचा रखा है, ये असल में मीडिया मैनेजमेंट है। जो बड़े बड़े हैं ना, जो मैं तो खैर उनको बड़ा नहीं समझता, वो अल्लाह के फजल से बहुत छोटे हैं पैसे लेके जो काम करते हैं। अब वो छोटे छोटे जो लोग हैं ना, बोने से वो सुबह से कह रहे हैं बयान फी उठा होगा, बयान फी जाना चाहिए ये। सही। अब तुम तो नहीं कर रहे, तो फिर क्लर्क तुम्हारा करेगा कि जनाब मैं कहता हूँ कि जनाब इसको इस पर पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। सो इनका जो फैसला है वो इनएक्यूरेट है, वो तमाम का तमाम फैसला पढ़ने के काबिल है। वो तो तमाम अकाउंट्स पीटीआई के हैं, यूएसए में भी और यूके में भी, हर जगह पे। लेकिन बस वो एक प्री प्लान चल रहा है। बात ये पता क्या है कि यहाँ पे होता ये है हमारे मुल्क में कि एक बंदे बंदा मारा ना, तो उसको कहना कि वो ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वैसे हो गया, वो बड़ा बासर होगा। अब उसके मुकाबले में मुखालफ ने मार दी मक्खी, तो उसको कहना इतना ज़ालिम इंसान है, इसने मक्खी मार दी, ये जनाब जानवरों का कातिल है, इसको पता नहीं है। वो लोगों ने समझा यार बड़ा ज़ालिम है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को इक्वलाइज किया जा रहा है पार्टी अकाउंट्स के साथ। और भाई जिसने पैसे बाहर भेजे हैं हमारे मुल्क के, उनका तो हिसाब कर लो। सही। वो तो कर लो। एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि मतलब आप उनका हिसाब करें और फिर मेरा करें। जी जी। तो देखें जो कसूरवार। अब नहीं, यहाँ पर तो ये कसूर। अब अगर बाकी केस आप देखेंगे ना, एमकेएम का केस देखें, इसी इलेक्शन कमीशन के पास है, पीपल्स पार्टी का केस इनके पास है, पीएमएल के इनके पास है। फ़र्क क्या है? पीटीआई के पास जितने अकाउंट्स आए हैं वो हैं पार्टी के नाम पर, पार्टी के एड्रेस पर पैसे आए हैं। जो पीपल्स पार्टी के पैसे आए हैं
और जो PMLN के और MQM के वो आए हैं, कोई 90 पे, कोई आया है उधर बेंजराबाद में, कोई आया है इधर जातियुमरा में। यानी कि इनके जो पैसे बाहर से आए हैं वो पार्टी के नाम से एड्रेस पर नहीं आए, जी जी, पार्टी के नाम, वो इनके पर्सनली एड्रेस पर आए हैं। ये है मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसे कहते हैं फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग, सही। ये ममनुआ फंडिंग नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग है। सही। यहाँ पर पैसे आ रहे हैं पार्टी के एड्रेस पर, तो ये तो जनाब सीधे सीधे ममनुआ फंडिंग केस था, उसको आपने बदल के ऐसे कर दिया जनाब के वो ऐसे कर दिया। मैं अभी बात बताता हूँ आपको। मेरा कज़न है तो वो हॉलैंड से आया हुआ था, उसके साथ उसके दोस्त था वोटर, तो उनको वो अपने प्रोजेक्ट पे आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ चला गया, मेरी वाइफ भी साथ थी। तो उन्होंने वहाँ पे उसने वोटर ने कहा कि यार जो हम खा पी रहे हैं ना, इनको भी खिला रहे हैं, वो आप उसमें शामिल कर लो, जो हमारा TADA बनेगा उसमें आपने हमारे अखराजात में। मैंने अपने कज़न से कहा अपना यार ये तो कैसा है, ये तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम कहना उसने कहा कि भाई गोरों में ये अलाउ है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे आ गई है, तो आपने उसको खिलाना उन्हीं पैसों में से। हमारे मुल्क में उस पैसे को जो 50,000 खर्चा होना ना, उस पर रोड़ा डाल देना, जो 50 अरब खा गया उसको कहना ही कुछ नहीं। हमारे मुल्क के म्यार उल्टे हैं। ये मैंने कहा ना, ये मुल्क है फेट वाला, ये मैट वाला मुल्क ही नहीं। अपने इलाके की सियासत को देखते हुए, इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हुए, लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को, नौजवानों को, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की शख्सियत को देखते हुए क्या पैगाम दें? एक ही बात, आज तक पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को वोट कास्ट नहीं किया। इन्होंने जब भी वोट कास्ट किया है, इन्होंने किया बरादरी को, दड़े को, जी जी, और अपनी रिश्तेदारी को। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मरतबा पाकिस्तान को वोट कास्ट करें। ठीक है, सिर्फ एक मरतबा देख लें। अगर आप पाकिस्तान को वोट कास्ट करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि क्या लो आप पाकिस्तान को वोट आज तक सिर्फ एक दफ़ा कास्ट हुए हैं जब पाकिस्तान बना था, उसके अलावा कभी कास्ट नहीं हुआ। उसके अलावा हमने अपने जड़ी नवाजने, हमने बरादरी नवाजने, अपने मुल्क को वोट कास्ट करने। और वोट कास्ट करने से पहले देखना, आप खरबूजा लेते हैं ना, तो उसको 3 दफ़ा सूंघते हैं आगे पीछे से कि स्मेल कैसी आ रही है। यार वोट डालने से पहले ये तो चेक कर लो जिसको हम वोट कास्ट करें वो है कैसा, डिजर्व करता है कि नहीं, वो क्या हमारी बात कर सकता है। अगर वो हमारी बात ही नहीं कर सकता, अगर उसको हमारे मसाइल का नहीं पता, अगर वो बर्गर बच्चा है, वो बाहर से आता है, लॉन्च होता है, चला जाता है, तो वो फिर रोने का क्या फ़ायदा। फिर अपने आप को से मत, फिर ये होना ही है। लेकिन मसाइल का हल सिर्फ एक बात में है कि पाकिस्तान को वोट कास्ट करें। और जो इन तमाम ऊपर देख लें एक दफ़ा, आप जरदारी साहब को चेक कर लें, आप नवाज शरीफ साहब को चेक कर लें, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को चेक कर लें, आप बाकी जमातों को चेक कर लें, और खान साहब से मुआवजा कर लें। अगर ये उनके एड़ी तक भी पहुँच जाएँ तो फिर बात होगा। अगर वो एड़ी तक भी नहीं पहुँचते तो फिर खान साहब वोट कास्ट करें। जी तो नाज़रीन, ये थी ज़ैनुल आबिदीन साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। आइन के मुताबिक उन्होंने बड़ी अच्छी ओपिनियन का इजहार किया, व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरेन फंडिंग, और एक एक्यूरेट बात क्या है इनकरेक्ट होने में और फाल्स होने में। इलेक्शन कमीशन ने जो राय दी उसमें क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से उन्होंने वाज़ह कर दिया। बीइंग अ पाकिस्तानी या एक लायर होने की हैसियत से उन्होंने जो बात की, दैट्स वेरी गुड। और बात मैनिफेस्टो की अगर करें तो उनका मैनिफेस्टो अपने इलाके के लिए बहुत इम्प्रेसिव है। आवाम को भी सोचना चाहिए कि शकरगढ़ जो है इसका क़याम पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से पहले था, और ये एक ऐसी तहसील है जो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से पहले मरकज़ रही है। आज भी वही स्कूल, इतने साल पुराने स्कूल होना एक सवाल पैदा करता है यहाँ की सियासत पर भी, यहाँ के लोगों के वर्क पर भी, और यहाँ की मेजॉरिटी पर भी जो हमेशा वोट करने में कोई डिसीजन नहीं लेती है। डिसीजन आपका है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, कौन ज़्यादा डिज़र्व पर्सन है जो हमारे पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, या पाकिस्तान के मैटर्स पर काम कर रहा है, या पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रहा है। दैट्स कॉल्ड अ वेरी बिग मैटर कि आप
किसी भी ऐसी शख्सियत को चूज़ करें जो पाकिस्तान की बका के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए काम करे, तो उसको वोट करने की ज़रूरत है। वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी अपनी सोच है कि आपकी सोच के मेरिट पर कौन ज़्यादा उतरता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।